जल ही जीवन है। ये कहावत तो हर जगह पढ़ी होगी आपने, लेकिन क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों बोला जाता है? क्या सच में पानी के बिना कोई जीवन नहीं है? चलिए आज इसका पता लगाते हैं। एक वीरान रेगिस्तान जो पहले कभी एक घना शहर हुआ करता था। चारों ओर लोगों की आवाजाही थी, चहल पहल हुआ करती थी, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये आज से कई 100 साल आगे का दौर है, जहां पर पानी जैसी चीज इंसान की कीमत से ज्यादा महंगी हो चुकी है, क्योंकि अब इसे कुछ गिने चुने ही लोग पी पाते हैं, और जो नहीं पी पाते वो इसी रेगिस्तान में अपना जीवन दान कर देते हैं। इसी बीच हम दो नकाबपोश लोगों को देख पाते हैं, जो कि एक स्टोर रूम के ताले तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने में ही वहां उसका मालिक यानी ऑनेस्ट आ जाता है, जो उन्हें देखते ही शूट कर देता है। आपको लग रहा होगा कि उसके अंदर बहुत ही कीमती चीज होगी, पर असल में उसके अंदर पानी का पंप था, जिसे चुराने वो दोनों आए थे, पर अब वो भी चलना बंद हो चुका है। इसलिए ऑनेस्ट अपने बेटे जंपर के साथ वहां से दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, जहां पर कुछ सरकारी मजदूर जमीन से पानी निकालने का काम करते हैं। ऑनेस्ट उन्हें राशन सप्लाई करता है, क्योंकि उसके पास एक खच्चर है, जिसके ऊपर रखकर वो दूर दूर तक जाता है, और उसी के बदले में उसे कुछ पानी मिलता है। वो उन लोगों से कहता है उसे कुछ एक्स्ट्रा पानी चाहिए, ताकि वो अपने खेतों को सींच सके। जो सुनकर वो बंदे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इंसान के पीने लायक पानी तो मिल नहीं रहा है, तुम्हें खेती करनी है। जब तक ये मिल रहा है पी लो, वरना कुछ दिन बाद ये भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऑनेस्ट वहां से लौट आता है, पर तभी उसके खच्चर का पैर एक पत्थर से टकराकर टूट जाता है, जिसके कारण अब वो चलने की हालत में नहीं रहा, और ऐसे में वो उनके किसी काम का नहीं है। जंपर को उससे काफी लगाव था, पर उसके डैड को ये करना ही पड़ा। वो उसे शूट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है कि एक आसान मौत मिल जाए। पर इस चीज से जंपर को बहुत दुख होता है, तो उसके डैड उसे समझाते हैं, हम जिस सफर में हैं उसमें ऐसे मोड़ कई बार आएंगे जब तुम्हें अपनों को खोना होगा, इसलिए मजबूत बनो और आगे बढ़ते रहो। घर पहुंचने पर हम देख पाते हैं कि ऑनेस्ट की एक बेटी भी है, सुफिया, जो कि रेत से बर्तनों को धो रही है, क्योंकि पानी तो है नहीं। इस बीच ऑनेस्ट उसे बताता है कि कल वो एक ऑक्शन में जा रहा है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल भी जाएगा उसकी माँ से मिलने के लिए। दरअसल सालों पहले एक हादसे में सारा के साथ एक घटना हुई थी, जिसमें वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गई, और तब से वो उसी फर्टिलिटी में रह रही है, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए उसके पास सही वातावरण है। सुफिया जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसका मानना है कि उसकी ऐसी हालत उसके पिता के कारण ही हुई है। अगर वो उस दिन उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाते तो वो सही सलामत हमारे साथ रहती। खैर, अब दोनों बाप बेटे ऑक्शन में जाते हैं, जहाँ पर रोबोट्स की बोली लगाई जा रही है। उनके खच्चर के मर जाने के बाद उन्हें किसी ऐसे रोबोट की जरूरत थी जो उनके सामानों को इधर से उधर ले जा सके। एक शैडो नाम का रोबोट उन्हें मिल भी जाता है, जिस पर वो बोली लगाते हैं। उसी बीच फ्लेम्स नाम का लड़का भी पैसे लगाता है। हालांकि उसके पिता ही ये ऑक्शन करवा रहे हैं, पर वो फिर भी उस पर पैसे लगाता है। लेकिन अंत में ये ऑक्शन ऑनेस्ट जीत जाता है, और वो रोबोट उसका हो जाता है। उसको पाकर जंपर काफी खुश था, क्योंकि उससे उनका काम और भी आसान हो जाएगा। अब इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर हम सारा को देख पाते हैं, जो कि एक वायर से कनेक्टेड थी किसी रोबोट की तरह। उसी की मदद से वो यहाँ से वहाँ चल और हिल डुल सकती है। जंपर अपनी माँ से काफी देर बात करता है, पर फिर उन्हें उसे अलविदा कहना पड़ता है। रिटर्न होते टाइम ऑनेस्ट पेट्रोल डलवाता है और कुछ पी भी जाता है, ताकि वो हिसाब पूरा हो सके। उसी बीच उसे एक कपल मिलता है, जिसे वो पहले से जानता था। अलीना उससे कहती है कि वो उसे और उसके बच्चे को अडॉप्ट कर ले, क्योंकि उसका हस्बैंड जॉन उसके बच्चे और उसको सेल करना चाहता है, ताकि इससे उसे पैसे मिल सके। ये सुनकर ऑनेस्ट को बहुत बुरा लगता है, और वो जॉन को एक डॉक्टर का पता देता है और बताता है कि इन दोनों को वहां जाकर छोड़ दो, और कभी भी पानी या फिर पैसों की नीड हो तो मेरे पास आ जाना। इन दोनों को कभी बेचने की सोचना भी मत। वहीं घर पर हम फ्लेम्स को देखते हैं, जो कि सुफिया का बीएफ है। वो उससे आए दिन मिलने आया करता है, पर तब जब कोई घर पर नहीं होता है। आज वो फिर से आता है, पर इस बारी वो सुफिया से नहीं बल्कि ऑनेस्ट से बात करने के लिए आया था। वो उससे उसका वो रोबोट मांगता है। इसके बदले वो उसे पैसे भी देगा, या फिर वो उसे रेंट पर भी दे सकता है। तो ऑनेस्ट कहता है कि पहले तुम्हें अपने पिता से इस बारे में बात करनी होगी, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि फ्लेम्स से बड़ा धोखेबाज इंसान कोई नहीं है। उसके मना करने पर फ्लेम्स गुस्से में वहां से लौट जाता है। दूसरे दिन जब ऑनेस्ट सप्लाईज देकर लौट रहा होता है, तो उसे सामने से फिर से फ्लेम्स आता हुआ दिखाई पड़ता है, जो उसी के घर की ओर से आ रहा था। ऑनेस्ट समझ जाता है कि ये सब क्या चल रहा है, इसलिए वो घर जाकर सुफिया को समझाता है कि वो उसके लिए सही लड़का नहीं है, उसे उससे दूर रहना चाहिए। तो सुफिया कहती है कि अगर उन्होंने उसे मिलने के लिए मना किया तो वो इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। अब ये सुनकर बेचारा ऑनेस्ट परेशान हो जाता है और पूरी रात शराब पीता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की सबसे ज्यादा फिक्र थी। उसने तो पहले ही अपनी वाइफ को खो दिया है, वो अब उससे हर दिन मिल भी नहीं पाता है। उसकी ये परेशानी चल ही रही थी कि अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि गैराज का गेट टूटा हुआ है, जिसमें से वो रोबोट भी गायब है। वो समझ जाता है कि ये किसका काम है,
इसलिए वो फौरन मिस्टर हेनरी के घर जाता है जो फ्लेम्स के पिता है। वो उन्हें सब कुछ बताता है तो वो कहते हैं कि वो तो सुबह ही पहाड़ों के उस पार गया हुआ है सप्लाईज को देने के लिए, तुम्हें वहीं जाना होगा तभी वो मिल पाएगा। तो अब ऑनेस्ट निकल जाता है अपने रोबोट को ढूंढने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए ताकि वो उसकी बेटी से फिर कभी दोबारा ना मिल सके। पर इसी बीच में उसे कुछ मजदूर पकड़ लेते हैं जिन्हें हम वाटरमैन के नाम से जानते हैं। उन सभी का कहना था कि ऑनेस्ट ने उनकी सप्लाईज को चुराया है, पर उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। पर वो कहाँ मानने को तैयार थे। बात तो यहाँ तक बढ़ जाती है कि एक बंदा उसे शूट करने वाला होता है, पर ऑनेस्ट जैसे तैसे करके खुद की जान बचाकर देर रात वहां से भाग निकलने में कामयाब भी हो जाता है। सुबह सुबह उसे फ्लेम्स एक पहाड़ी पर लेटा हुआ मिल जाता है तो वो वहीं सिर पर बंदूक तान देता है। ऑनेस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उन वाटरमैन्स की सप्लाईज फ्लेम्स ने ही चुराई थी, इसलिए अब वो उसके दोनों हाथ बांध देता है और अपने उस रोबोट को लेकर वहां से जाने लगता है। इस बीच फ्लेम्स उसे बहुत बुरा भला कहता है, उसकी बेटी के लिए काफी बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग भी करता है, पर ऑनेस्ट को अपने गुस्से पर कंट्रोल था। कई मील चलने के बाद दोनों के शरीर ने जवाब दे दिया था। उन्हें अब पानी की जरूरत थी, पर उन चुराई हुई सप्लाईज में पानी नहीं था बल्कि शराब थी जिसे पीकर वो खुद को ठीक कर सकते हैं, ऐसा फ्लेम्स का कहना है। ऑनेस्ट को भी सही लगता है क्योंकि अभी इस समय इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, इसलिए दोनों ही उसको पीकर खुद के गले को तर करते हैं। लेकिन है तो वो शराब ही जिसके चलते उसे नशा हो जाता है। उसके कारण उसका खुद पर कंट्रोल खो गया और इसी का फायदा फ्लेम्स उठा लेता है। वो उसे एक पत्थर खींचकर मारता है जिससे कि वो गिर जाता है और उसका सिर एक चट्टान से टकरा जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। पर फ्लेम्स वहां पर ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, ये बस एक हादसा है। वो उसके आसपास बहुत सारी शराब गिरा देता है ताकि अगर किसी को ऑनेस्ट की लाश मिले तो सभी को ये लगे कि उसने ये नशे के कारण ही किया है। फ्लेम्स वहां से सीधे सूफिया के पास आ जाता है जिसको देखकर वो भागते हुए जाकर उसे गले से लग जाती है, पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताती है। सूफिया ने अपना घर छोड़ दिया और ये सब दूर खड़ा खिड़की से जम्पर देख रहा था, पर कुछ कहता नहीं है। कहेगा भी क्या, वो फ्लेम्स से लड़ थोड़ी सकता है। कई दिन बीत जाते हैं पर फ्लेम्स का कोई अता पता नहीं था, इसलिए जम्पर अब उन्हें खुद ढूंढने के लिए जाता है और देखता है कि एक चट्टान पर उसके पिता की लाश है, जो देखकर उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाती है। वापस आकर वो उन्हें दफन कर देता है और फिर अपनी माँ को भी इस बारे में बताता है जो पूरी तरह से टूट चुकी है। जम्पर को लगता है ये सब उस रोबोट के कारण ही हुआ है, इसलिए वो उसे हथौड़े से तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर फ्लेम्स आता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मानो जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है। वो जम्पर से कहता है कि आज से उन दोनों की जिम्मेदारी उसकी है, जो उसके पिता चाहते थे वही होगा, यानी कि वो उनके काम को जारी रखेगा और अपनी पूरी कोशिश करेगा कि किसी भी हाल में वो यहाँ तक पानी की सप्लाई को ला सके जिससे कि वो लोग इस जमीन पर खेती कर सकें। पर जम्पर का कहना था कि ऐसा उसके पिता बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन वो लोग नहीं माने। पर फ्लेम्स उससे एक मौका मांगता है। जम्पर भी तो अभी छोटा ही है, वो अकेला क्या ही करेगा, इसलिए वो मान जाता है। इसके बाद फ्लेम्स जाकर वाटरमैन से मिलता है और उससे कहता है कि तुम मुझे एक सप्लाई लाइन दे दो, मैं उससे खेती करना चाहता हूँ। पर वो उसे बताता है जिस जमीन पर तुम खेती करना चाहते हो वो बंजर है, वहाँ पर कुछ नहीं उग सकता है। पर फ्लेम्स के पिता की अच्छी पहचान थी, इसलिए वो बंदा कहीं ना कहीं मानने लग जाता है उसकी बात को। तभी फ्लेम्स उसे एक प्राचीन चाकू भी गिफ्ट करता है, जो पाकर वो आदमी हाँ कर देता है। और अगले दिन हम वहाँ पर वाटर सप्लाई को देख पाते हैं। सभी बहुत खुश थे। फ्लेम्स अब उस जगह पर खेती करने लगा था। उसने पूरी जमीन को उस रोबोट के जरिए जोत डाला था। उसके कुछ ही दिन बाद वहाँ पर फसल भी उगाई थी, यानी कि ऑनेस्ट का सही मानना था, ये जमीन बंजर नहीं है, बस इसे पानी की जरूरत है। पर कुछ ही दिन बाद वहाँ पर मिस्टर हेनरी कुछ बैंक वालों के साथ आते हैं, जो जम्पर को बताते हैं कि फ्लेम्स ने इस जमीन के भरोसे काफी लोन ले रखे हैं, जिसकी डेट अब निकल चुकी है, इसलिए वो इस जमीन को खुद के कब्जे में ले रहे हैं। पर फ्लेम्स उन्हें कुछ दिन रुकने को कहता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि वो इस जमीन को वापस पा लेगा। पर कैसे, ये हमें अगले ही सीन में पता लग जाता है। जिस कपल से शुरुआत में ऑनेस्ट मिला था, फ्लेम्स उन्हीं से जाकर मिलता है और उस बंदे से झूठ कहता है, तुम अपनी बच्ची को मेरे हवाले कर दो, मैं इसकी अच्छी देखभाल करूंगा, यहाँ पर रहकर ये सही से फल फूल नहीं सकती है। वो बंदा भी मान जाता है, लेकिन फ्लेम्स यहाँ उसके साथ धोखा करता है। वो उसे ले जाकर बेच देता है और जो कुछ भी पैसे मिलते हैं उससे वो जमीन का कर्ज चुका देता है। जब इस बारे में उस आदमी को पता लगता है, वो तो फ्लेम्स को बहुत खड़ी खोटी सुनाता है और सभी को उसके बारे में बता देने की धमकी देता है। लेकिन फ्लेम्स के लोग उसे हमेशा के लिए शांत कर देते हैं। लेकिन इस चक्कर में एक गोली जाकर उस रोबोट के सेंसर पर लग जाती है, जो कि अब खुद ही ऑपरेट होने लगता है, यानी कि वो अब खुद का मालिक बन चुका था। यहाँ अब सब सही हो जाने पर फ्लेम्स ने सूफिया से शादी कर ली। पर इस बीच जम्पर उससे पूछता है कि उसने उस रोबोट का क्या किया, तो वो बताता है कि उसने उसे सेल कर दिया। पर हकीकत में तो वो मशीन वहां से चलते चलते अब शहर की ओर आ गई थी, जहां पर एक आदमी उसे देख लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि उस मशीन का इन्वेंटर था,
इधर हम अलीना को देखते हैं जो एक नकली बच्चा लेकर बैठी हुई थी। उसकी हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है, वो दिमागी तौर से हिल चुकी है, जिसको जंपर भी देख लेता है। पर तभी फ्लेम्स आकर अलीना को अंदर ले जाता है। इस बीच हम इन्वेंटर को ऑनेस्ट के घर कॉल करके उसकी मशीन के बारे में बताते हुए देखते हैं और वो कहता है कि वो यहाँ शहर में भटक रही है। उसकी ये बात जंपर को पता लग जाती है और वो ये चीज फ्लेम्स को भी बता देता है, पर वो बात को घुमाने लग जाता है, जिससे कि अब जंपर को उस पर शक होने लगा था। उसे कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा था कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। इसलिए अब वो खुद डिसाइड करता है कि वो बॉर्डर के उस पार जाएगा उस रोबोट को लेने के लिए। पर अभी उसकी उम्र 18 से ज्यादा नहीं हुई थी, इसलिए उसे रोक दिया जाता है। लेकिन वहां जंपर को एनी नाम की लड़की मिलती है जो कि वहां पर रेबेल्स के साथ रहा करती है। उसका कहना था कि वो उसे दूसरी ओर भिजवा सकती है। ये रेबेल्स लोग सरकार के खिलाफ थे और इन्हें गवर्नमेंट ने गलत लोग घोषित कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी उस सिटी में रहना चाहते थे जहां पर सरकार अब सिर्फ अमीर लोगों को ही रहने की इजाजत देती है या फिर उन लोगों को जो कि किसी काम के लायक है। खैर, अब एनी उसको एक ट्रक में बैठाकर बॉर्डर क्रॉस करवा देती है और खुद भी उस पार आ जाती है। तब जंपर उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वापस जाते टाइम भी उसे उसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एनी बताती है कि उसे वापस जाते टाइम कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि बहुत कम ही लोग यहाँ से वापस उस दुनिया में जाते हैं। अब अगले दिन वो कैल्विन के ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसने उसके रोबोट को ठीक कर दिया है। यहाँ वो उसके एक फीचर के बारे में बताता है कि उसका सेंसर एक टेप रिकॉर्डर की तरह भी काम करता है, जिसको जब वो प्ले करता है तो जो दृश्य उसमें आता है उसको देखकर जंपर की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसे पता चल चुका था कि फ्लेम्स ने उसके पिता को मारा है और अलीना के हस्बैंड को भी, इसलिए वो अब उस रोबोट को लेकर वापस आ जाता है, जिसको जब फ्लेम्स देखता है तो दंग रह जाता है। उसी समय जंपर उससे सवाल करता है कि तुमने तो इसे जॉन को सेल कर दिया था, तो ये यहाँ कैसे आ गया? फ्लेम्स अब फिर से बातें घुमाने लगा था। उसी रात डिनर पर जंपर उसे बताता है कि आज दोपहर में जॉन का कॉल आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, पर जॉन को तो उसने खुद अपने हाथों से मारा है, तो ये कैसे हो सकता है? ये चीज तो वो बोल भी नहीं सकता है। उसके चेहरे पर एक टेंशन दिख रही थी। वो उससे कहता है वो कैसे कॉल कर सकता है, उसके पास तो रेडियो है ही नहीं। लेकिन जंपर अपनी बात से टस से मस नहीं होता है, जिससे कि फ्लेम्स गुस्से में उठकर वहां से चला गया। अगले दिन फ्लेम्स के नाम पर उसे एक लेटर मिलता है, जो लिखा तो जंपर ने था, लेकिन उस पर नाम जॉन का था, जो उसे पहाड़ी के उस पार बुला रहा था मिलने के लिए। अब ये पढ़कर फ्लेम्स के तोते उड़ जाते हैं, पर उसे सच तो बाहर लाना ही है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। इसलिए वो पहाड़ी पर जाता है, पर तभी उसका पैर किसी पत्थर के कारण फिसल जाता है, जिससे कि वो टूट जाता है। अगले ही क्षण हम फ्लेम्स को एक गड्ढे में गिरा हुआ देख पाते हैं। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। तभी ऊपर जंपर आता है, जिसको देखकर फ्लेम्स समझ जाता है ये सब जानबूझकर किया गया था। फ्लेम्स उसके सामने रोता है, उससे अपनी जान की भीख मांगता है, पर जब जब उसके आंसू गिरते हैं तब तब जंपर को अपने पिता की वो जानवरों द्वारा नोची हुई लाश दिखती है। वो खुद को रोक नहीं पाता है और उसे शूट करके खत्म कर देता है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब फ्लेम्स घर नहीं आता है तो सूफिया को फिक्र होने लगती है, क्योंकि अब वो माँ भी बनने वाली है, लेकिन जंपर उसे कुछ नहीं बताता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंपर उसी रोबोट के पास खड़े अपने पिता के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करके इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज उसके घर के बाहर सारी जमीन पर फसल लहरा रही है। काश उसके पिता अगर ये देख पाते तो कितना खुश होते। जिसके साथ इसका यही अंत होता है।